नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस खास पेशकश में आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, समाजसेवी हैं, युवा नेता हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, समाज सेवा के कार्यों से वो कैसे जुड़े, और चूंकि ये चुनावी साल है तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और पार्टी ने क्या कुछ जिम्मेदारियां उनको सौंपी हैं। इन तमाम बातों पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। तो दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जय श्री राम। जय श्री राम। और सबसे पहले सवाल ये कि क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था जो आपने राजनीति में कदम रखा और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो पंडित दीनदयाल जी के विचार थे, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की कैसे मदद की जाए, राजनीति के माध्यम से कैसे सेवा की जाए, उसने प्रेरित किया और धीरे धीरे डे बाय डे चलते चलते आज फुल टाइमर के रूप में पार्टी को टाइम दे रहे हैं। और जो पार्टी दायित्व देती है, जो पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते देखती है कि इस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी देनी चाहिए, उस तरह से पार्टी जो दायित्व देती है उसको निर्वहन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। अब चूंकि चुनावी साल है, कुछ ही महीनों बाद हमारे प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको भी कुछ जवाबदारियां सौंपी होंगी। तो किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी जर्नी को, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ बन चुका है पार्टी का, उसमें आपको क्या लगता है कि चुनाव जो हैं चुनौती मानते हैं आप, या किस तरह की नई चुनौती हैं इस बार के चुनाव में आपके सामने हैं, या आपको भरोसा है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के ही साथ खड़ी है, तो आपको किसी चुनौती का कोई डर नहीं है या आपको कोई चुनौती दिखाई नहीं देती? दोनों ही बातें हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए, पार्टी प्रत्येक चुनाव, फिर चाहे पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हो, पूरी दमदारी से लड़ती है। हर चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, और चूंकि हमारा ध्येय जनता की सेवा करने का है, जनता को 24/7 365 दिन 5 साल अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई खड़ा रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और निश्चित ही चुनौती यही है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों में भी, शिवराज जी कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, पुजारी है तो उनका शिवराज सिंह चौहान है। वो मध्य प्रदेश को मंदिर के रूप में पूजते हैं, और उस मंदिर में जो जनता को वो भगवान के रूप में देखते हैं, और 8.5 करोड़ जनता की जो सेवा करने की चिंता करता है, वही सेवा का ध्येय है हम लोगों का। और चुनौती इसलिए भी नहीं है मानेंगे हम अविनाश जी, क्योंकि 18 में जब कांग्रेस वक्त थे बदलाव की बात करके आई थी, जो उनके कोर इश्यूज थे, वो एक कोर इशू को भी पूरा नहीं कर पाए जी। कर्ज माफ़ी को देख लें, युवाओं को भत्ते देने की बात कर दें, गौशालाओं की बात कर लें, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने की। और जब उनके मंत्री खुद मीडिया के समक्ष आके उमंग श्रृंगार जी ने कहा कांग्रेस प्रदेश को तो लूटने आई है, और उनके जो नेता हैं सब बड़े बड़े नेताओं के नाम उन्होंने कोट किए जी। तो जनता समझ चुकी है उस चीज़ को। पर चूंकि हम जनता में 230 विधानसभा मध्य प्रदेश की, हम दोनों 230 विधानसभा में ही जा रहे हैं, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो प्रत्येक कार्यकर्ता को जो संकल्पित करवाया है कि निश्चित रूप से अब की बार 200 पार के नारे को लेकर हम जा रहे हैं, और इस बार हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को छू कर आएंगे। दुर्गेश जी, एक बात और है जो अक्सर आपके विरोधी कहते हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लिहाजा आप पार्टी की उपलब्धियों पर बात करते हैं, पार्टी की रीति नीति पर बात करते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो, उनका अक्सर ये आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मूल मुद्दा है महंगाई का या बेरोजगारी का या शिक्षा का, ये जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, मूल मुद्दों पर कभी बात की नहीं जाती। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारा विपक्षी दल है कांग्रेस जी, उसका तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। आप वो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जी। अगर महंगाई की बात करो तो आप 28 उपचुनाव में महंगाई को लेकर गए थे जनता के बीच, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जब आप उस 28 चुनाव में जनता के बीच गए, आपने महंगाई की बात की, पर जनता ने आपको नकार दिया। आप 4 उपचुनाव में जनता के बीच गए, आपने फिर महंगाई की बात की, फिर बेरोजगारी की बात की, जनता ने आपको नकार दिया। ये मध्य जनता है, सब समझती है, सब जानती है। कमलनाथ जी, आपने तो मध्य प्रदेश को 973 वचन दिए थे जनता को, एक वचन पूरा नहीं कर पाए कमलनाथ जी, अविनाश जी।
तो जब जनता भली भांति उन चीज़ों को समझती है, इसलिए ये आज महंगाई अगर कहीं पे लगता है कि हमारी सरकार बार बार उसको पैसों को ले रही है, लोन लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं? हम जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, लाडली बहना योजना है, कन्यादान योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो जन कल्याण के लिए हम पैसा ले रहे हैं और जन कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं। पर जो हमारा विपक्षी दल कांग्रेस था, वो पैसा काय के लिए लेता था? आईफा अवार्ड के लिए। वो पैसा लेता था आईटी अवार्ड के लिए। वो पैसा लेता था मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे की जाए। पहली बार ऐसी सरकार देखी हमने जिसने अपने आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर कमलनाथ जी ने कैसे 7,000 से लेकर उस राजस्व को 13,000 करोड़ किया जाए। उनके मंत्री जो थे वो जनता के बीच में जाके बोलते थे कि कमलनाथ जी ने देसी विदेशी की व्यवस्था की है। तो ये फर्क है सरकार में, सरकार में फर्क है। हमारा ध्येय जन कल्याण की योजना है और उनके लिए कैसे आबकारी के कैसे पैसे बढ़ाए जाए, ये फर्क है मूल रूप से, और जनता भली भांति कांग्रेस को समझ चुकी है। दुर्गेश जी, बात अब सियासत की है। आप एक सियासी दल से आते हैं, तो मध्य प्रदेश के अलावा हम भोपाल से बात करें, जहाँ से आप पूरी आपकी जो कहना चाहिए कि कर्मभूमि आपकी मध्य भोपाल है, तो भोपाल की सियासी जमावट की हम बात करें तो एक दौर था कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन मिथक टूटा। 2018 में 3 सीटें जो हैं आपकी हाथ से गईं। पीसी शर्मा जो हैं कांग्रेस के, वो विधायक बने, आरिफ मसूद विधायक बने। उत्तर में जो है एक कहना चाहिए कि एक पूरा गढ़ बन गया है कांग्रेस का। आप भी उत्तर क्षेत्र से ही आते हैं, तो जो मिथक कांग्रेस ने तोड़ा वो मिथक उत्तर में क्यों नहीं टूट पाता? उत्तर में एक गुट्टू शर्मा एक अपवाद मान लिया जाए, अभी फिलहाल की कुछ सालों की राजनीति में, 1-2 दशकों की राजनीति में तो गुट्टू शर्मा जी हैं जिन्होंने वहाँ पे फतह हासिल की थी। उसके बाद से क्या वजह है कि वहाँ उत्तर में जादू नहीं चल पाता बीजेपी का? देखिए, जादू तो हमेशा ही चलता है, पर वहाँ के जो अभी के जो विधायक हैं उनकी नीरसता है कि उसकी वजह से आप देखेंगे वो क्षेत्र पिछड़ता हुआ चला गया है। आज आप अगर ओल्ड भोपाल, उत्तर भोपाल में जब जाते हैं और जब नए भोपाल में आते हैं तो आपको एकदम परिवर्तन दिखता है कि ऐसा लगता है किसी एक अन्य बड़े मेट्रो शहर में आ गए जैसे ही हम नए भोपाल की तरफ आते हैं। तो जो वहाँ के विधायक हैं उनकी उदासीन रवैये की वजह से वहाँ अतिक्रमण पैर पसार रहा है, वहाँ जगह जगह गंदगी है। आप देखेंगे कि मांस की दुकानें बेतरतीब तरीके से खुलती जा रही हैं और बेतरतीब तरीके से उनका कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हूँ अब वो, क्योंकि वहाँ पे वो समस्या तो लेकिन कई सालों से चली आ रही है। वो सामाजिक जो उसके जो कहते हैं अपन उन चीज़ों को जो ताना बाना जो वहाँ का है, वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो, उसमें है। पर मुझे लगता है कि अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और निश्चित ही आप देखेंगे इस बार मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मिथक भी टूटेगा और निश्चित रूप से भाजपा पूरे भोपाल की और क्या मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे हम लोग परचम फहराने वाले हैं। जिक्र आपकी और खूबियों पर करते हैं। एक कुशल राजनेता तो आप हैं ही, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जिस तरह से आप कोशिशें कर रहे हैं, सियासत में आप आगे बढ़ रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने साइबर क्राइम पे पीएचडी भी की है। हाल ही में एक उपाधि आपको डॉक्टरेट की मिल गई। तो साइबर क्राइम जो है वो आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी वैश्विक समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरे वैश्विक समस्या है। और बार बार जो है सरकार भी और तमाम एजेंसियां भी जो हैं लोगों को सचेत करने की कोशिश करती हैं कि साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जाए, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले भी नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं और उसमें उसके मकड़जाल में कई बार जो है भोली भाली जनता ही फंसती है। आप चूंकि आपने पीएचडी की है, तो क्या लगता है आपको, आपका जो अध्ययन है, आपकी जो सोच है, क्या लगता है कि साइबर क्राइम जो है इसका ग्राफ आगे निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है? जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आएगी वो और अपग्रेड होंगे, हम भी अपग्रेड होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या उपाय और किए जाना बाकी हैं? देखिए अविनाश जी, पहले जब चोरी होती थी, डाकू डकैती डालते थे, ये सब चीज़ें, तो वो सब दिखता था कि ये इतना गिरोह आया, इतना ये करके ये चोरी कर गया, ये सब चीज़ें कर गया। पर साइबर ने इस सब परिभाषा को ही बदल के रख दिया।
आप कहीं पर भी विश्व के किस कोने से भी बैठकर कहीं पर भी आप ये इस क्राइम को आप कर सकते हैं बैठ के। आप अगर एक लिंक के माध्यम से आप देखेंगे, आजकल फिशिंग की जो बातें हो रही हैं, बुलिंग की जो बातें हो रही हैं, साइबर क्राइम में अनेकों अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी किसी विश्व के किसी और कोने में बैठकर यहाँ बैठ के उस अपराध को घटित करता है। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार आदमियों को लालच देकर उन चीज़ों को फंसाया जाता है। बच्चों से अगर हम शुरुआत करें तो बच्चों को गेमिंग के माध्यम से उनको प्रलोभन देके उनको जुए की लत धीरे धीरे लगाने का काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार को ही मैं साधुवाद देना चाहूँगा, शिवराज जी को साधुवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसके रोकथाम के लिए पहल की। एक बड़ा कानून मध्य प्रदेश के लिए तैयार कर रहा है। आपने देखा होगा अभी बीच में धार्मिक भावनाओं भड़काने के लिए भी इस अपराध को घटित किया जाता है साइबर के माध्यम से। कहीं पर आप बैठकर कहीं किस चीज़ को आप अंजाम दे रहे हैं, उससे धार्मिक भावनाएं भी भड़कने का काम करती है। एक एग्जांपल मैं रिसेंटली आपको देना चाहूँगा, ट्विटर ने हिंदुस्तान के नक्शे को गलत पेश करने का काम किया। तो ये इनसे जनभावनाएं सब चीज़ें होती हैं। इनको रोकथाम के लिए भी हम अनेक चीज़ें सरकारें काम कर रही हैं। और इसके बाद आप देखेंगे सेक्सटॉर्शन भी बड़ा इसमें वो बनकर उभरा है। आप देखेंगे आजकल आपके लिंक आती है और वहाँ से कुछ वीडियोस चालू हो जाते हैं और आपको ट्रैप करने का काम किया जाता है। इसलिए मैं आपके निश्चित रूप से दर्शकों से भी निवेदन करूँगा कि कोई भी लिंक किसी अननोन पर्सन के द्वारा भेजा गया है उसको न खोलें। लोन के चक्कर में आपने देखा होगा अनेकों अनेक ऐसे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। लोन के लिए आपसे अकाउंट की जानकारी ले लेंगे। मैं जब पीएचडी कर रहा था तब मैं एक केस पे भी पढ़ रहा था, तो उसमें एक रिसर्च थी कि एक आदमी ने नौकरी के नाम पर झांसा देने का काम किया और उसने उन लोगों से 10 रुपये सिर्फ बोला कि आपके अकाउंट में हमें 10 रुपये डालने हैं, अगर वो पेमेंट आ जाए तो आप हमें बताना, उसके लिए आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। उस अकाउंट के माध्यम से उनने उनके सबके पूरे के पूरे पैसे निकाल लिए। तो ये सब चीज़ें प्रलोभन के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में पड़कर ही ये सब चीज़ें होती हैं। उससे हम सबको बचना चाहिए। अननोन कोई भी लिंक्स वगैरह आती हैं उसको न खोलें। जो अपन ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं वेरीफाइड ऐप्स ही डाउनलोड करें और लालच में बिल्कुल भी नहीं फंसें। लालच ही इसका मेन कारण है। चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, उसमें लालच ही आपको निश्चित रूप से उसको घेरने का काम करती है। दुर्गेश जी, एक सवाल और। आज हमारे देश में जो है थैलेसीमिया और इस तरह की कई बीमारियां हैं जिसमें रक्त की बहुत आवश्यकता होती है और आप जो है इस दिशा में एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लगातार आप रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें ताकि हज़ारों ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो ये शुरुआत कैसे हुई और अभी तक आप जो है इस दिशा में कितना काम कर चुके हैं? इन उपलब्धियों पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए अविनाश जी, रक्तदान महादान है, जीवन दान है। और निश्चित ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम लंबे समय से हमारी संस्था, हमारा एक पेज है भोपाल फेसबुक पर हमारा भोपाल करके, और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का कैसे उपयोग किया जाए अच्छाई के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने निश्चित ही आज से कुछ साल पहले सब लोग बैठ के आपस में, हमारी संस्था के लोगों ने इसको बैठकर हमने एक मूर्त रूप देने का काम किया। कहीं भी भोपाल शहर में किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो वो मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो हमसे जब संपर्क करता है तो हम उसका मैसेज को रोटेट करना, हमारे पास ऐसे 150 वॉलंटियर्स की टीम है जी, उनको हम ये संदेश पहुंचाते हैं। वो धीरे धीरे पूरे शहर भर के जितने ग्रुप्स हैं उसमें वो काम करते हैं। वो समयदानी कार्यकर्ता हैं, वो समय देते हैं इस चीज़ के लिए। और हमारे पास दिन भर में 6 से 7 वांट्स लगभग आती हैं रोज़ हमारे पास, हम उनको फुलफ़िल करने का काम करते हैं। अनेकों अनेक सोशल मीडिया व्हाट्सएप के संदेश हम उन तक पहुँचाते हैं। और मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी रक्तदान का कोई संदेश आता है अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कई देश ऐसे हैं अविनाश जी जिसमें वो कंपलसरी रक्तदान किया जाता है, कंपलसरी वहाँ के लोगों को बोला जाता है। पर आज भी कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान करने से मैं बीमार हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा। उन भ्रांतियों को दूर करने के साथ साथ हम कैंप भी लगाते हैं। तो इस तरह का अगर संदेश आपको आता है, अगर आप खुद डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप उस संदेश को अगर आप आगे पहुंचाने का काम करेंगे तो वो एक चेन बन जाएगी और जो डोनेटर जो डोनेट करना चाहता है उस तक अगर वो संदेश पहुंच जाएगा तो वो निश्चित रूप से जाता है। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बार एक रात को एक आवश्यकता पड़ गई थी, तो जैसे ही संदेश एक महिला हैं उन्होंने देखा तो वो रात को 2 बजे उठ के वो डोनेट करने गई।
तो जिस आदमी के मन में ये रहता है कि मुझे डोनेट करना है, किसी का जीवन बचाना है मुझे, तो वो निश्चित रूप से उस जीवन को बचाने के लिए वो प्रयास करता है और आदमी जाता है। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं हो सकता अविनाश जी। वो रक्त आदमी ही आदमी की मदद कर सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी यह निवेदन है कि कभी भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं, हम सोशल मीडिया पे तो रोज ही बैठे हैं, सब हर आदमी बैठा हुआ है आज की तारीख में देश में 80 करोड़ से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं। अगर वो इस तरह के संदेश को अगर देखता है और वो आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है, तो निश्चित ही हम उस डोनेटर जो डोनेट करना चाहता है उस तक पहुंच जाते हैं और वो निकल कर सामने आता है। कई लोग संपर्क करते हैं। अब संख्या तो मेरे को लगता है कि हज़ारों में संख्या है, तो उस चीज़ को हमने कभी ऐसा रिकॉर्ड के रूप में नहीं रखा, पर हम डेली इस चीज़ में अपना समय देते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का जीवन बच जाए। अब बात करते हैं आपके क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े कार्यों की। सिंधी समाज से आप आते हैं, तो सिंधी समाज के उत्थान के लिए एक समृद्ध समाज है जो अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर आज खड़ा दिखाई देता है और देश की उन्नति में, प्रगति में सिंधी समाज का निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिंधी समाज के उत्थान के लिए, उनके जो भी उनको आगे बढ़ाने के लिए या किस तरह से वो समाज में और बेहतर देश के निर्माण में और बेहतर भूमिका निर्वाह कर सकें, उसका निर्वहन कर सकें, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं? देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से आदमी जिस समाज में जन्म लेता है तो उसका दायित्व उस समाज के प्रति रहता है। क्योंकि हमने विभाजन को लेकर, आप देखेंगे कि सिंधी समाज ने सबसे बड़ी पीड़ा भुगती विभाजन को लेकर। जब देश में मजहबी आधार पर विभाजन हुआ था तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाने को कहा गया और जो शरीयत मानेंगे वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, जो संविधान मानेंगे वो हिंदुस्तान की तरफ। तो निश्चित ही हम संविधान को मानने वाले लोग थे, हम वहाँ से जब कूच किया और सबसे विश्व का विभत्स विभाजन वो था जिसमें लाशों की लाशें ट्रेन भरकर आई थी देश में। तो उनको निश्चित ही अगर विभाजन हुआ, अगर सबसे ज़्यादा कोई समाज सफ़र हुआ तो हमारा समाज हुआ। हम लोग अपने वहाँ पे मकान छोड़ के, महल, मतलब एट द एंड ऑफ द डे रातों रात सब चीज़ छोड़कर हमें निकल के आना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे से हमारे समाज ने व्यापार में अपनी पैठ बढ़ाना शुरू की। धीरे धीरे व्यापार के रूप में हम लोगों ने काम शुरू किया और आज जो शरणार्थी समाज था आज वो पुरुषार्थी के रूप में। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने नागरिकता के कानून को सरल किया। उस नागरिकता के, और मैं आज के दिन निश्चित ही जब हम इस नागरिकता की बात करते हैं तो मैं दीदी सुषमा स्वराज जी को भी याद करना चाहूँगा। जब हमने उनसे निवेदन किया, सुषमा जी से, तब वो विपक्ष की नेता थी उस समय पे वो, तो हमने जब उनसे निवेदन किया और हम जब उनके पास गए तो उन्होंने पहला कैंप, देश का पहला कैंप भोपाल में लगा। उस कैंप में जो लोगों ने आवेदन दिए नागरिकता को लेकर और जो उन्होंने अपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उन लोगों को आज नागरिकता मिल चुकी है। इसलिए दिल मेरा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि एक काम हमने जो करने के लिए सोचा था वो निश्चित ही आज हम उसमें आगे बढ़े और नागरिकता उन लोगों को उनके अधिकार दिलाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अविनाश जी, आज जो वहाँ पे हाल है, वहाँ पे अब बिटिया सुरक्षित नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, आपके मंदिर सुरक्षित नहीं है, आप स्वयं सुरक्षित नहीं हो उस देश में जहाँ पे मतलब इतना अत्याचार हिंदुओं पे किया जाता है। तो निश्चित हर आदमी चाहता है कि माननीय मोदी जी का धन्यवाद दे रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, हिंदुस्तान आके अपनी नागरिकता ले रहा है और अपने उसमें रह रहा है। जी, उसमें एक बात और भी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कई वीडियोज़ हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, पाकिस्तान से वीडियो आते हैं, जो वहाँ के सिंधी समाज के लोग हैं वो अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार हमारे देश की पहल करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करें ताकि उनको उन बुरे हालातों से निकाल कर वो भारत आना चाहते हैं। तो इस दिशा में क्या कुछ आप अपनी तरफ से कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ें, निश्चित तौर पर आपके पास भी कई बार सूचनाएं आती होंगी, आपके भी नाते रिश्तेदार पाकिस्तान में होंगे तो वो भी बात करते होंगे आपसे, तो उस दिशा में क्या कुछ किया जाना चाहिए और यहाँ का सिंधी समाज क्या सोचता है जो पाकिस्तान में अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं सिंधी समाज के लोग, वो किस तरह से भारत आ सकते हैं? इस दिशा में कोई प्रयास आपके चल रहे हैं क्या? देखिए निश्चित ही बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो वहाँ से यहाँ आएँ,
नागरिकता के जो नियम बनाए गए हैं, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी एक देश से जब हम दूसरे देश जाते हैं तो उनके नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उनको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। नागरिकता के नियमों को सीए के माध्यम से माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री जी ने, सबने प्रयास किए, और उसी का ही कारण है कि हजारों लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है जी। और भी जो लोग आना चाहते हैं निश्चित रूप से वो अपने आवेदन भरें, वहाँ पे वो आने के लिए एम्बेसी टू एम्बेसी संपर्क किया जाता है। फिर उसके बाद गृह विभाग यहाँ का, मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, देश के किसी में, दिल्ली गृह विभाग, और ये सब कोऑर्डिनेट करके उनको हिंदुस्तान लाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और निश्चित ही समाज उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो हमारा ही अंग है, हमारे ही लोग हैं जो उस समय नहीं आ पाए थे, और आज वहाँ पे वेदनाएं, यातनाएं, उनको पीड़ा वो सहन कर रहे हैं वहाँ पे। निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, और हमारी सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी उनके लिए द्वार खोले हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल दुर्गेश जी, पार्टी का जो है लक्ष्य होता है कि वो चुनाव जीतें, और उस लक्ष्य पे लगी हुई हैं। हर व्यक्ति की अपनी भी एक खुद की, कहना चाहिए महत्वाकांक्षा कह लें, या एक टारगेट होता है, या एक लक्ष्य होता है। राजनीति के शिखर में आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से समाज सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं? क्या आपके गोल हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं? पिताजी हमारे, क्योंकि मेरी प्रेरणा उन्हीं से है, मैंने उनसे ही सब चीज़ सीखा जीवन में। तो पिताजी हमेशा कहते थे कि बस कैसा भी हो आदमी, कोई भी अगर अपने पास आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी। उसकी सेवा, उसकी समस्या, उसको सब चीज़ों को अपने को उसका समाधान करना जी। चाहिए। मन में यही ध्येय है कि कोई भी मेरे से आके मिले, कोई भी मैं किसी काम आ सकूं, तो निश्चित ही मेरा जीवन उसके लिए है। पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो आप बात कर रहे हैं अविनाश जी, वो इसलिए भी हम लोग नहीं मानते क्योंकि जिस दल से हम जुड़े हुए हैं जी, वो दल खुद अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है। जी। आज मतलब मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने जो दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आगे भी पार्टी मुझे जो दायित्व देगी, मेरी पार्टी जो मुझसे अपेक्षा रखेगी, मैं निश्चित रूप से उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। महत्वाकांक्षा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए, कैसे कैसे उनके दुख दर्दों को कम किया जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। दुर्गेश जी, बिल्कुल निश्चित ही कि राजनीति भी एक जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसके ज़रिए भी आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको आपके सुखद भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप समाज सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, जो एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया इस पूरी चर्चा के दौरान कि किस तरह से वो, उनका जो एकमात्र ध्येय है लोगों की सेवा, हर व्यक्ति की परेशानी को सुनना, उसे सुलझाना, यही उनका मकसद है, और पार्टी की गाइडलाइन पर चलना वो अपना धर्म मानते हैं और उसी राह पर वो चल रहे हैं। तो शख्सियत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।